आदाब नाज़रीन, मैं हूं आदिल खान। आप देख रहे हैं आलमी मंजर स्पेशल। और आज मुद्दा है फ़लस्तीन में पानी की कटौती। पिछले हफ्ते इजराइल अथॉरिटीज़ ने फ़लस्तीन को दिए जाने वाले पानी को बंद कर दिया था और इसके बाद से रमज़ान के महीने में मुसलमानों को रोज़ा खोलने के लिए भी पानी मुहैया नहीं है। बाकी चीज़ों की दिक्कतें तो वेस्ट बैंक में पहले से ही हैं। वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में पिछले 40 दिन से पानी नहीं आया है। ये रिपोर्ट्स हैं। जहां पानी आ भी रहा है वहां ना के बराबर आ रहा है। लोग जिंदा रहने के लिए या तो पानी के ट्रकों से महंगा पानी खरीद रहे हैं या फिर गड्ढों में जमा गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सेहत के लिए खतरनाक है। इन इलाकों के एक एक घर में दिन भर का पानी का खर्च 10 लीटर, कहीं 3 लीटर और कहीं कहीं तो महज 2 लीटर तक पानी में चलाया जा रहा है। ज़रा सोचिए कितनी तकलीफ और सख्ती से गुजर रहे होंगे ऐसे घरों के लोग। और महीना रमज़ान का है तो तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उधर इजराइल की नेशनल वाटर कंपनी मैकरॉट ने वेस्ट बैंक के इलाकों में पानी की सप्लाई बंद किए जाने से इनकार किया है, मगर पानी की कटौती की बात मानी है। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा से जारी एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि जो पानी फ़लस्तीन की ज़मीन से निकलता है उसे इजराइल कब्ज़ा कर वापस फ़लस्तीनियों को बेच देता है। बात सिर्फ इतनी सी ही होती तो सब्र आ जाता, मगर एक और ख़बर है जो फ़िक्र पैदा करती है। इंसानियत को ताक पर रखकर इजराइल के रब्बी यहूदियों ने फ़लस्तीन को जहर मिला पानी देने की हिमायत की है, जिसे लेकर फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा ने रब्बी यहूदियों के ग्रुप को गिरफ्तार करने की मांग की है। वेस्ट बैंक में बसाए गए रब्बी काउंसिल के चेयरमैन शलोमो मलमद ने फ़लस्तीनियों को दिए जाने वाली पानी में जहर मिलाने की मांग की थी, जिसके बाद फ़लस्तीन नेशनल ऑफिस ने वार्निंग दी थी कि ऐसे बयानों से खून खराबा होने का अंदेशा है। फ़लस्तीन के अखबार वाफा के मुताबिक यहूदा शॉल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों के पानी में जहर मिलाने के पीछे मकसद ये है कि जहरीला पानी पीने से या तो फ़लस्तीनी मर जाएंगे या फिर अपनी जगह छोड़कर भाग जाएंगे, जिससे यहूदियों को वहां बसाने में आसानी रहेगी। लेकिन हैरत है, बल्कि हैरत की इंतहा है कि दुनिया की बड़ी ताकतें और इंसानियत के सो कॉल्ड मसीहा अभी तक इस जुल्म पर चुप हैं और खामोशी तो यूनाइटेड नेशंस की भी खल रही है। अगर यही जुल्म इजराइल की जगह कोई मुस्लिम ममालिक कर रहा होता तो क्या होता? क्या ये एक वाटर वॉर की शुरुआत है? आज इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों से सवाल जवाब करेंगे। उनसे तारुफ करवा देता हूँ। आपका डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी हैं साथ ही। और डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, जामिया मिलिया इस्लामिया। साथ ही डॉक्टर कमर तबरेज़ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है इस बहस में और बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, ये दरअसल जो इजराइल कर रहा है, इजराइल के जुल्म के इस नए तरीके से हम क्या समझें? क्या वाकई फ़लस्तीनियों की बाकी ज़मीन कब्जाने के लिए इजराइल बेखौफ होकर उन्हें प्यासा मारने पर आमादा है? इजराइल का मकसद ही है पूरे वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप को पकड़ना और वहाँ पर उस तरह के हालात पैदा करना जिससे या तो फ़लस्तीनी मजबूर होकर छोड़ के चले जाएं या फिर अब ख़त्म हो जाए वहाँ पे। तो ये आपके सवाल के अंदर ही जवाब है उसमें, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मसला आज का नहीं है, ये एक फ़िक्र का नाम है, एक जहनीत का नाम है, एक उसूल का नाम है, एक आइडियोलॉजी है, जिसके ही तहत इजराइल का क़याम आया। और जब से ये सिलसिला 1917 से चला आ रहा है, ऑफिशियली 1917 से चला आ रहा है और आज तक वो चल रहा है। इसका मकसद ही है कि किसी न किसी तरह से डेली ग्राउंड रियलिटीज़ को बदला जाए, जो ज़मीनी हक़ाइक़ को बदला जाए, ताकि फ़लस्तीनी मजबूर हो जाए। जहाँ तक पानी का मामला है, आपको एक और बात उसमें बताऊंगा कि जो मेन सोर्स है इजराइल के वाटर का, वो इजराइल के अंदर नहीं है, वो वेस्ट बैंक के अंदर है और उस पर काबिज इजराइल है और तमाम के तमाम पानी वहाँ से इजराइल जाते हैं, वापस बेचता है और उनको वापस बेचता है और वो भी उनके ज़रूरत को पूरा नहीं करता है। तो ये पॉलिसी आज की नहीं है। इधर ये पॉलिसी, इस तरह के पॉलिसी में शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है दिन पर दिन। वो इसलिए कि आज जो तिल अवीव में जो गवर्नमेंट है, वो एक तरह के, आप यूं कह सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीका की जो वाइट गवर्नमेंट थी जिसने अपार्थाइड के निज़ाम को कायम किया था, उससे भी बुरा है। और इसको जो दुनिया के जो चंद इंटेलेक्चुअल्स हैं जो न्यूट्रल हैं और जिनके आगे एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज दिखाई देता है, उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया है। जहाँ तक बैनुल-अक़वामी रायआमा का मामला है, तो बैनुल-अक़वामी रायआमा से क्या मुराद है मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन बैनुल-अक़वामी रायआमा इजराइल के हक़ में नहीं है। दुनिया के जो अक्सरियत ममालिक हैं, जो अवाम हैं, वो फ़लस्तीन के पर जो जुल्म हो रहा है उससे वो इत्तफाक नहीं करते हैं, वो इजराइल के मुखालिफ कर रहे हैं। लेकिन वो मुखालफत में आते भी नहीं, ये भी लेकिन जो मगरबी दुनिया है, अमेरिका एंड ब्रिटेन,
और यूरोप के ममालिक हैं वो इजराइल के साथ हैं, और उन्हीं के पुष्टपनाही की वजह से इजराइल दुनिया की जितनी भी जुल्म कर सकता है वो करता आ रहा है और वो कर रहा है। और इजराइल के जो खिलाफ हैं वो भी अमेरिका और यूरोप वेस्ट की वजह से बोल नहीं रहे। डेफिनेटली यही तो ये भी वजह है। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जुल्म करने के ऐसे ही इल्ज़ाम सद्दाम हुसैन, कर्नल गद्दाफी और बशर अल असद पर भी थे, फिर इस मामले में वेस्ट और इंसानियत के मसीहा यानी कि बिग डैडी खामोश क्यों हैं? देखिए, जिन लोगों के आपने नाम लिए, सद्दाम हुसैन या कर्नल गद्दाफी या मिस्र में भी ये इल्ज़ाम लगे हैं हुस्न मुबारक पे, लेकिन ये इल्ज़ामात बहुत बड़ी तशहीर के बावजूद और जंगों में उनको तबाह करके और खाना जंगी बपा करके सब करने के बाद सारी दुनिया ने ये भी देखा कि वो सारे इल्ज़ामात जो उनके ऊपर लगाए गए झूठे साबित हुए हैं। ये भी सारी दुनिया ने देखा है। तो वो ये जो हमारा मगरिबी मीडिया है, वो मगरिबी मीडिया जाहिर है कि अपने इंटरेस्ट के लिए बात करता है। जहाँ तक फ़लस्तीन और इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल का क़याम इसलिए हुआ है कि वो अपना सच है और अपना झूठ, सब कुछ अपना ही है, झूठ भी अपना है, सच भी अपना है। तो वो क़याम इसलिए हुआ है इजराइल का कि वो एक यहूदी रियासत कायम कर सके वहाँ पर और मजहब के नाम पर वो रियासत कायम हो। तो उसमें गज़ा पर 2007 से मुहासरा है पूरे गज़ा का। 18 लाख लोग एक ओपित जेल में रहते हैं। सारी दुनिया भी खामोश है, अमेरिका भी खामोश है और इजराइल अपना काम कर रहा है। अब पानी का जो क्राइसिस है, ये बिल्कुल नोन फैक्ट है कि पानी इजराइल ऐसा जो तिल अवीव वाला इजराइल है उसके बाद पानी है ही नहीं, जैसा अभी सोहराब साहब ने भी फरमाया, और पानी की जबरदस्त स्कैरिसिटी वहां रही है। अब उस पानी को 14 महीने से वहां पर उसको राशनिंग करके इतना कम किया कि सारी दुनिया सबसे कम पानी फलस्तीन के गजा बैंक के, पहले गजा को बंद किया था, अब वेस्ट बैंक की साइड पर पानी बंद करना चाहते हैं। लाइक जो होलोकास्ट हुआ था हिटलर के ज़माने में, उसका इंतकाम लेने की बात उन रबीज़ ने की जिनको अभी आपने कोट किया है। यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में महमूद अब्बास साहब का जो बयान है, उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि रबीज़ जो है वो पानी में जहर मिलाने का मुतालबा कर रहे हैं अपनी सरकार से। हालांकि सरकार ने, नेतन्याहू ने भी उसको डिनाई किया है और दूसरे लोगों ने भी डिनाई किया है, लेकिन पानी बंद है ये तो मालूम ही है। ठीक है, पानी बंद है और ऐसे जो बयानात आते हैं, बयानात प्रोवोकेटिव हैं, और वो फिर उसके बाद झगड़े होंगे तो फिर गोली चलेगी और गोली के बदले देखिए 90% फलस्तीनियों को निकाला जा चुका है फलस्तीन से। 10% फलस्तीनी वहां बाकी और 90% जमीन पर भी इजराइल कब्जा कर चुका है। जब 90 के लिए लोग नहीं बोले तो 10 के लिए क्या? जाहिर है कि पूरे के पूरी मुस्लिम दुनिया भी उस सिलसिले में मुजरिम है और कसूरवार है कि वो खामोश बैठी है। डॉक्टर कमर तबरेज़, क्या ये हालात इजराइल और फलस्तीन को वाटर वॉर की तरफ ले जाएंगे? क्योंकि देखा जाए तो डिक्लेयर नहीं है, लेकिन है ये एक वाटर वॉर। देखिए, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है और कहा जाता है कि जुल्म के ख़िलाफ़ ना बोलना भी एक तरह से जालिमों के साथ ही खड़ा होना है। अभी जैसा तस्लीम रहमानी साहब ने ज़िक्र किया कि यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में महमूद अब्बास साहब ने तकरीर की। मज़ेदार बात यह है कि जो उनकी 29 या 30 मिनट की तकरीर थी, उसके बाद उन लोगों ने खड़े होकर के ताली बजाई। ये सब सुनने के बाद उनकी बात से मुतमईन थे। और जहाँ तक पानी की क्राइसिस का मामला है, तो ये यूनाइटेड नेशंस को वक्त वक्त पे शिकायतें मिलती रही हैं फ़लस्तीनियों की तरफ से कि वो जो जितने भी पानी के कुएं हैं जहाँ से सप्लाई होती है, उस पर ये लोग कब्ज़ा करते रहे हैं, और या पानी का जो बंटवारा है, जो उनका शेयर जाना चाहिए फ़लस्तीनियों को, वो उन तक नहीं मिलता है। जी जी। लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि महमूद अब्बास जिस बात का वो जिक्र करना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि बहुत दिनों पहले एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें इसराइली, फ़लस्तीनी और अमेरिकी शामिल थे कि इस तरह की प्रोवोकेटिव एक्शन अगर कोई लेता है तो वो इसराइल की तरफ से पहले होता है या फ़लस्तीन की तरफ से पहले होता है। वो डेड पड़ा हुआ है। महमूद अब्बास की कोशिश ये थी कि उसको एक्टिव किया जाए कि इस तरह के मामले हमेशा आते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी हमने देखा कि जब कभी भी दुनिया के चंद ममालिक या ख़ुद फ़लस्तीन अपनी बात उठाने की कोशिश करता है तो अमेरिका की तरफ से या तो वीटो कर दिया जाता है या फिर ये खामोशी इख्तियार कर दी जाती है। ये शुरू में आपने बहुत दूसरी जगह आप मसीहा बनते हैं, इंसानियत के आप जो है हिफाजत करने वाले बनते हैं, और यहाँ पर आकर कुछ दूसरी ही आपकी तस्वीर देखने को मिलती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सवाल जवाब और भी। और नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आलमी मज़हब स्पेशल में डॉक्टर मोहम्मद तस्लीम रहमानी साहब, जिस तरीके से जो हालात हैं, लगातार फ़लस्तीनियों का मुल्क छोड़ना जारी है, कितना बुरा है यह अगली नस्ल के लिए जिसकी किसी भी जगह खुद की कोई ज़मीन नहीं होगी। जहाँ वो चला गया वहाँ भी और ख़ुद फ़लस्तीन में भी।
देखिए, दो चीज़ें अभी जो हाल में हुई उनको समझने के बाद ही बाकी चीज़ों पे बात करनी चाहिए। एक चीज़ तो अभी जो हालिया एक वाक़या हुआ कि 13 जून को जो 6 कमेटी, बहुत इम्पॉर्टेंट कमेटी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसे लीगल कमेटी भी कहते हैं, इसने पहली मर्तबा 49 के बाद से लेके अब तक पहली मर्तबा इजराइल को लीगल कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया है और उसके हक़ में उसको 109 वोट मिले हैं और उसकी मुखालफत में सिर्फ 10 वोट पाए हैं। इसका मतलब यह है कि 2012 की जो वॉर थी इजराइल और गज़ा के माबैन, उस वॉर के बाद जो आइसोलेशन हुआ था इजराइल का, उसको किसी न किसी दबाव के तहत उसको ख़त्म करके इजराइल को वो लेजिटिमेसी दी जा रही है कि जो वॉर क्राइम्स का सबसे बड़ा मुर्तकिब है, जो इंसानियत सोज मजालिम का सबसे बड़ा, जो तबरेज़ साहब कह रहे थे इंसाइटमेंट का जो सबसे बड़ा इर्तकाब करने वाला मुल्क है, उसी के हाथ में आपने कानूनी इम्प्लीमेंटेशन की कमेटी देके, यानी चोर और डाकू के हाथ में आपने कानून के इख्तियारात दे दिए। तो इससे आप मुस्तकबिल का अंदाजा कर सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद सौरभ साहब, क्या मुस्लिम ममालिकों में इतनी ताकत है कि वो फ़लस्तीन को उसकी ज़मीन वापस दिलवा सकें, और ताकत है तो क्या इसकी नीयत भी है? देखिए, ताकत के तवाज़ुन के एतबार से अगर आप बात करेंगे तो बैन अल-अक़वामी रिश्ते सिर्फ ताकत के तवाज़ुन या उसके पावर के पर्सपेक्टिव में नहीं देखा जाता है, मोरल एंड एथिकल एंड लीगल पर्सपेक्टिव भी होता है। ताकत का तवाज़ुन वाकई अरबों के हक में नहीं है इस वक्त, और वो आज ही नहीं है, पिछले 100 साल से नहीं है। लेकिन इससे मामला हल नहीं होता है। आपको लीगल फ्रेम में भी देखना चाहिए, मोरल एंड एथिकल फ्रेम में देखना चाहिए। अरब का जो शुरू से मौक़िफ़ रहा है वो लीगल एंड मोरल रहा है और आज भी उस मौक़िफ़ पे कायम है। जब लीगलिटी एंड मोरालिटी की जब हम बात करते हैं तो कोई दुनिया ये नहीं कहती है कि हाँ फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म नहीं हुआ, ये मान के चलती है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन फिर ये जब कहा जाता है कि यूरोप में यहूदियों के साथ जो कुछ भी हुआ उसका उसके ज़िम्मेदार अरब तो थे नहीं, फ़लस्तीन थे नहीं, तो उनको क्यों मजबूर किया जाता है इस तरह की प्राइस पे करने पे? तो यहाँ इस तरह की भी गुफ्तगू होती रहती है। जहाँ तक अरबों का मौक़िफ़ का मामला है, अरब का मौक़िफ़ हमेशा उसूली रहा है और आज भी है, लेकिन वो इस उसूली मौक़िफ़ को मगरबी दुनिया तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो इसलिए कि वो ये चाहते हैं कि अरब मजबूर होकर, विलिंगली और अनविलिंगली, मैंने जानबूझकर या जैसे भी हो, फ़लस्तीन को अपने यहाँ बसा ले ताकि इजराइल को एक मुकम्मल आज़ादी मिल जाए, वहाँ पर पूरे हिस्टोरिकल जो फ़लस्तीन है उस पर अपनी हुकूमत कायम कर ले। और अरबों ने इसी मौक़िफ़ को अख्तियार करने से इनकार कर दिया। जो आज अरबों के खिलाफ जो नफ़रत है सिर्फ इसी उसूली वो से नफ़रत है। डॉक्टर कमर तबरेज़, इतना लंबा वक्त हो गया, 1940 से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल उल्टा नक्शा हो गया इजराइल और फ़लस्तीन का। इतनी लंबी खामोशी बड़े सवाल खड़ी करती है। नहीं, मसला ये है कि अमेरिका ने इस तरह से उलझा रखा है अरबों को, और दूसरी बात यह है कि नया शोशा छोड़ दिया उसने कि अब जो है डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा, किंगशिप नहीं चलेगा, अब आप अपने यहाँ जमहूरियत ले आइए। तो उनके अंदर ही तमाम ममालिक देखिए किस तरह खाना जंगी के शिकार हैं, तो उनको इस लायक छोड़ा कहाँ। और वो जानबूझ करके कर रहे हैं, वो जानबूझ करके कर रहे हैं। और ये कहा जाता है कि एक ऐसा उनके सर पे सवार कर दिया है इसराइल की शक्ल में कि उनके सर पे हमेशा सवार रहे, ये यूनाइट ना हो पाएँ। तमाम हुक्मरानों को लड़ाया है, शुरू से अमेरिका की यही रही है पॉलिसी, और जाहिर है कि पॉलिसी मेकर्स में इसराइली उनका साथ देते रहे हैं और उनकी इकॉनमी पे असरअंदाज होते रहे हैं। चाह कर भी अमेरिका इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, वो हम सब देख रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं। अगर उनके यहाँ कहीं कभी भी पीस प्रोसेस अगर आगे बढ़ता है और वो मुत्तहिद होते हैं तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। कल को ये भिखारी की तरफ अमेरिका जो है, इनके पास जो तेल है, ये जो तेल के ज़ख़ीरे तमाम अरब दुनिया से इकट्ठा करके ला रहे हैं, वो कैसे मिल पाएगा इनको? तो ये एक बड़ी एक साजिश है। और जाहिर है जो भी अक्लमंद आदमी होता है, तो आप घुस नहीं, जो भी अक्लमंद आदमी होता है वो अपने जिंदा रहने के लिए, देर तक जिंदा रहने के लिए वो कोशिशें करता रहता है। अमेरिका कर रहा है, इसराइल उसका साथ है, ठीक है, अरब नहीं समझ रहे। वक्त हो चला, एक और छोटे से वक्फे का मेहमान मौजूद है, फौरन हाज़िर होते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका आलमी मंजर स्पेशल में। और डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब से मेरी बात हो रही थी। अब इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं, जो पूरा मशरिक़ वस्ता है और ख़ास तौर से जो फ़लस्तीन का पुराना मसला, पुराना ज़ख्म है। देखिए, एक बात तो जहन में रखनी चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला इजराइल है इस वक्त।
और इससे ज़्यादा बड़ा और दुनिया में जितने मसाइल पैदा हो रहे हैं कहीं भी सारी दुनिया में, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे अरब में हो, चाहे एशिया के दूसरे वो सबकी बोन ऑफ कंटेंशन इज़ इज़राइल और उसके जो वॉर क्राइम्स है। लेकिन इज़राइल के सब में हम अरबों को ये कहकर क्लीन चिट नहीं दे सकते कि उनके ऊपर वॉर इम्पोज की गई है और वो एक लंबे अरसे से, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं तो फिर हमको तुर्की की खिलाफत के कोलैप्स में जो खास तौर पर शरीफ बक्का का रोल और दूसरे लोगों का रोल है, ये तो उन्होंने खुद इन्वाइट किया है, सिर्फ अपने लालच में, सिर्फ अपने हेजमनी की खातिर, अपनी लीडरशिप की खातिर, या अरब तफाखुर के नाम पर, या अपनी छोटे छोटे ट्राइब्स की जो अदरवाइज उसके बाद जो एक पीसफुल एरा रहा है जो कम्युनिस्ट रूल के दौरान में, मिस्र हो या इराक हो या दूसरे तमाम ममालिक हैं, वहां पर कम्युनिस्ट एरा बाकी रहा, सीरिया में भी, और यहां पर जो मोनार्कीज बाकी नहीं, और ये पीसफुल चल ही रहे थे, इतना जंग इंपोज नहीं की गई थी। जंग इंपोज हुई है ईरानी इनकलाब के बाद में, तब जब ये इस्लामिस्ट मूवमेंट मुखर होके सामने आने शुरू हुए और इस्लाम ने मुसलमान नहीं, मैं वाजे कर रहा हूं, मुसलमान नहीं, इस्लाम ने सर उठाना शुरू किया, उसके बाद ये जंग शुरू हुई। और अरबों ने उसी वक्त ये कह दिया कि हम मजहब और सियासत दोनों अलग अलग चीजें हैं। अरबों ने यह बात मानने से हमेशा इनकार किया कि इसराइल कोई मजहबी मसला है, जबकि इसराइल एक मजहबी मसला है। वो इस्लाम के खिलाफ यहूदियत बरसर पैकार हुई है जिसकी वजह, और हमने इसको कभी माना नहीं, और इसलिए हम उसूली मौक़िफ़ अपनी जगह कायम रखिए। इस उसूली मौक़िफ़ में दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये नहीं कहता कि फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन के अंदर क़याम की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? कोई मुल्क नहीं है। इस सबने कहा कि फ़लस्तीन को जो है वो उन पर जुल्म हो रहा है, ये सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है, लेकिन उस जुल्म में 90% लोग को 60 साल में बाहर निकाल दिया गया, जमीन पे कब्जा कर लिया गया। उसूली मौक़िफ़ आप अपनाते रहेंगे, प्रैक्टिकल मौक़िफ़ आप कब उठाएंगे? सारी दुनिया ने मिलकर इजराइल के इस जुल्म से रोकने के लिए सिर्फ करारदाद पास करके आप मतलब सब रो रहे हैं तो हम भी रो लें और दिखा दें कि हम, ये कोई बात नहीं है। आप जब तक प्रैक्टिकली इजराइल को रोकेंगे नहीं हाथ पकड़ के, वो रुकने वाला नहीं है। नेतन्याहू ने अपने इलेक्शन के वक्त में ये कहा कि मैं 3 साल के अंदर अंदर पूरे फ़लस्तीनियों को बाहर निकाल दूंगा, और उस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहे हैं, और इस नारे के नाम पर वो जीत के आया, वरना वो हार रहे थे 1 हफ्ते के अंदर। और दुनिया जो है सिर्फ हाय हाय कर रही है, दुनिया सिर्फ हाय हाय करके सीरा को भी कर रहे हैं। ठीक है, आप मुत्तहिद होकर उनके खिलाफ खड़े क्यों नहीं होते? जब तक आप नहीं मानेंगे कि इस्लाम के खिलाफ इजराइल जो है वो खड़ा हुआ है और यहूदियत खड़ी हुई है, तब तक इस लाइन पे आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आप कामयाब मानना पड़ेगा कि एक पॉलिटिकल मसला नहीं है, मजहबी है। सोहराब साहब, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच रूस रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगा है, बात कर रहा है। क्या अमेरिका को इस मसले में नॉन इंटरेस्टेड दिखाना रूस की ख्वाहिश है? नहीं, देखिए, जहाँ तक मगरबी दुनिया है जिसमें रूस भी शामिल है, क्या इजराइल के साथ जो रिश्ता है उनके यहाँ बिल्कुल एक कंसेंसस है, वो इजराइल के हक में है। रूस इजराइल को बनाने में शुरू के दिनों में अमेरिका से ज़्यादा बड़ा रोल प्ले रूस ने किया था, तो उसमें उनके यहाँ कोई डिफरेंसेज नहीं है। आप देखे होंगे कि सीरिया में इतने वार हुए, अगर सबसे कोई उसका बेनिफिशरी है सबसे बड़ा, वो इजराइल है, और उसको बेनिफिशरी बनाने में अमेरिका और रूस ने भरपूर ताउन किया कि हमें जो कुछ करना है हम करें, लेकिन इजराइल की सलामती को कोई खतरा ना पहुँचे, बल्कि उसकी सलामती और महफूज हो। जितना ही अरबों का तबाही होगा उसकी सलामती ये महफूज होगी। उनके यहाँ एक फ़िक्र है, उसमें उनके यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंटेस्टेशन नहीं है इजराइल की इशू पर। दे हैव ए ब्लाइंड सपोर्ट, बिल्कुल उनके इजराइल के साथ है। जहाँ तक और सब इश्यूज हैं तो उनके यहाँ डिफरेंसेज है, लेकिन बहुत ही सुपरफिशियल काइंड ऑफ डिफरेंसेज है। फॉर द एग्जांपल सीरिया पर भी अमेरिका और रूस के अंदर जो डिफरेंसेज है वो सुपरफिशियल काइंड ऑफ डिफरेंसेज है। अलबत्ता दोनों के अंदर जो एग्रीमेंट है वो ये है कि दे शुड नॉट बी अलाउड टू बी ऑटोनोमस, उनको अरबों को खुद मुख्तारी नहीं हासिल होनी चाहिए। और हम जो मगरबी दुनिया है जिसमें रूस को भी मैं शामिल कर रहा हूँ, उनका स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट जो है वो अरबों के डिवीज़न में है। उस पर किसी तरह से हम अपना तसल्लुत कायम करके रखें, किसी तरह से उनको हम डिवाइड करके रखें, किसी तरह से हम अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को प्रमोट करें, एक डमी पावर दे जो हमारे जी, उनको एक क्लाइंट रिजिम के तौर पे रखें, और उनके अंदर इस तरह के एग्रीमेंट हैं, एक तरह के अज़ाइम हैं। डॉक्टर कमर तबरेज़, आपका जो भी पॉइंट हो इस पूरी बहस पर। बात सही कही सोहराब साहब ने कि वहाँ पर इसराइल की सलामती को लेकर के जो भी वेस्टर्न पावर्स हैं उनमें कोई तज़ाद नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, बहुत क्लियर कट मामला है। हाँ, अरब दुनिया के मामले में जो है वक्त वक्त पे जो है वो चाहे दाइश की शक्ल में हम देख रहे हैं या और किसी शक्ल में हम देखते रहे हैं, अलकायदा की शक्ल में या फिर सद्दाम हुसैन की शक्ल में। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मीडिया की पावर उनके पास इतनी पावरफुल है कि वो प्रोपेगेंडा करने में पूरी दुनिया में मशहूर हैं।
कभी उनको इकट्ठा नहीं होने देते, कभी उनकी अच्छी छवि को जो वेस्टर्न मीडिया है वो सामने नहीं लाने देता, हमेशा ख़राब छवि को। यही वाला मामला है। देखिए, जैसा आपने शुरू में कहा, अगर किसी और मुल्क में हो रहा होता या मुसलमानों की तरफ से किसी का पानी रोकने की कोशिश की जा रही होती तो पूरा हंगामा हो रहा होता। लेकिन इस मसले को आपने सद्दाम और गद्दाफी का नाम यूं लिया कि उन्होंने पॉइजनस गैस छोड़ी, ये इल्जाम थे, उन्होंने पानी में जहर मिला दिया। ये आपका इंसान अंदर का तब जाग गया, मसीहा भी जाग गया। वही साबित नहीं हुआ। ठीक, वही जो एक आज जो खुला है, लोग तरस रहे हैं रोजा, एक गड्ढों का पानी पी रहे हैं। इंसान का एक जो है ये एक बुनियादी हक है। तो जितनी पूरी दुनिया में जो हुकूक इंसानी की तंजीम है कहाँ हैं? अब तो बहुत बड़ा हंगामा होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए। तो ये भी है कि जुल्म कर कौन रहा है, लेकिन मेरा है या पराया है? तो यही मसला है, इंसाफ इसी बिना पे है ना। तो इसी वजह से जो है दुनिया के अंदर जो बुराई ज़्यादा फैल रही है और अच्छाई नहीं फैल पा रही है। पूरी दुनिया में जो लड़ाइयाँ फैल रही हैं वो इसी की वजह से है कि बुराई को एक नज़रिए से देखना चाहिए। कानून तो सबके लिए बराबर है, बुनियादी हक है कि इंसान का कि उसको इजराइल एक्चुअल में बालातर है। वो दुनिया के जितने भी ज़ाब्ते हैं, अखलाकी हो या कानूनी हो या एथिकल हो, उससे बालातर है। वो शुरू से ही ताकत दी जाती है ना, उस पे दूसरे apply देश में नहीं क्यों होता। ताकत देते हैं? वो तमाम चीजों को, इन तमाम चीजों को ताक पर रख के इजराइल बनाया गया है। मतलब ये खौफ किसी का है? 80 लाख 75 लाख लोगों के पर मुश्तमिल एक मुल्क जिसके पास पानी तक अपना नहीं है, वो अगर न्यूक्लियर वॉर में और वेपन्स बेचने में सबसे बड़ा मुल्क बना हुआ है तो उसकी वजह सिर्फ वो ममालिक हैं जो जिनमें अरब भी शामिल हैं और यूरोप भी शामिल है। दोनों ने मिलकर उसको ताकत दी है। अमेरिका और ब्रिटेन ने इजराइल को बनाने के लिए अरब को तोड़ा और एक बार फिर अरब को नए सिरे से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरबों के पास दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, तेल तक को इररेलेवेंट कर दिया गया। क्या वो इतने बेवकूफ है? क्या वो ये गलतियां जो हैं ये निकलकर बहस पे सामने आए, गलतियां घर ही की हैं, जिसका नतीजा फ़लस्तीन भी भुगत रहा है एक अरसे से। अब सीरिया, इराक, बाकी सारे ममालिक, अरब ममालिक भुगत रहे हैं। इस तरफ बहुत संजीदगी से सोचने का है, एक साथ होकर, एक जगह इकट्ठा होकर इसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ज़ाती मुफाद से हटने की ज़रूरत है। ये सोचना चाहिए कि इंसान का भला तभी है जब इंसानियत चलती रहे, और इंसानियत वो नहीं है जो फ़लस्तीन में अरसों से होती आ रही है। ये जुल्म और जबर जो होता आ रहा है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी। जो नहीं सुनता तो नहीं सुनता, लेकिन आपका काम है दस्तक देते रहना, और दस्तक मजबूत होनी चाहिए। फिलहाल आज आलमी मंजर स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाज़त। मेहमान हमारे साथ जुड़े आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए मसले के साथ।